जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, कि एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो टॉपिक है वो एसएससी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पार्ट वन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट टू भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। ये हम लोगों का है पार्ट थ्री। ठीक है, ये हम लोगों का कितना है, पार्ट थ्री है यहाँ पे। तो हम लोग आज देखेंगे पार्ट थ्री। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि 11 अगस्त, ठीक है, देखिए 11 अगस्त 2023 को, देखिए 11 अगस्त 2023 को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के लोकसभा में पेश किया गया था। जो क्या था, खाली स्थान है में संशोधन करता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो 11 अगस्त 2023 को एकीकृत हुआ था वस्तु एवं सेवा कर का, यानी इनका वस्तु एवं सेवा कर में। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि 11 अगस्त 2023 को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन में जो हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर यानी आप लोग जानते होंगे जो जीएसटी होता है। ठीक है, जीएसटी। ठीक है, तो संशोधन हुआ था यानी विधेयक 2023 के द्वारा, तो लोकसभा में पेश किया गया था। तो वो आप लोगों को बताना है खाली स्थान में संशोधन कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2014 में हुआ था। कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2015 में हुआ था। कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2016 में हुआ था। कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में हुआ था। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का जो ये संशोधन हुआ था 11 अगस्त 2023 में, तो वो 2017 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 2017 में ये हुआ था। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2017 में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। 22वां प्रश्न देखिए। हाँ, पीबी धनंजय, ठीक है, पीबी धनंजय और शांता धनंजय, ठीक है, पीबी धनंजय और शांता धनंजय, ठीक है, को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली यानी क्लासिकल डांस के लिए 2009 में रुक्मणी देवी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी है सत्रिया, ऑप्शन डी है ओडिसी। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो पीबी धनंजय जी हैं और शांता धनंजय को 2009 में रुक्मणी देवी मेमोरियल पुरस्कार मिला था। तो वो कहाँ पे मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से मिला था, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है ये। ठीक है, याद रखिएगा ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तमिलनाडु का है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है ये मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कमेंट करके अभी अभी कि मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का उत्तर यहाँ पे देख रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, जल्दी से देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे 30 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, टोटल क्वेश्चन 10 है यहाँ पे। हम लोगों का ये पार्ट थ्री है। निम्नलिखित में से किसे एक कोशिकीय हरा शैवाल यानी यूनिसेलर ग्रीन एल्गी माना जाता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कैलेमाइडोमोनस, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइटा, ऑप्शन सी है ओडोगोनियम, ऑप्शन डी है कैलेडोफोरा। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल ही, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा होगा, ए की बी की सी का डी।
ठीक है, तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, को 23 लिख दीजिएगा और ए लिख दीजिएगा, जो भी ऑप्शन हो A B C, ठीक है। ऐसे लिखा कीजिए तो मुझे आंसर भी पता चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैलेमाइटोमोनस, ठीक है। ये जो है वो मीठे पानी में पाया जाता है, याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, ये मीठे पानी में पाया जाता है, ठीक है, मीठे पानी में पाया जाता है। क्लोरोफ्लाइटा क्या है, ये एक कोशिका यानी एक शैवाल का वर्ग है, ठीक है, हरे शैवाल का एक वर्ग का नाम है। और जो आडोगोनियन है और ये कैलोफाइटा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हरे शैवाल हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय ना होकर बहुकोशिकीय हैं। याद रखिएगा आप लोग, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के लिए भी और एमटीएस के लिए भी, ठीक है। तो ये हरा सवाल जो है वो बहुकोशिकीय है, ठीक है, हरा सवाल जो है वो बहुकोशिकीय है, याद रखिएगा यहाँ पे बहुकोशिकीय है, याद रखिएगा। जो यहाँ पे ओडोगोनियन है, ओडोगोनियम और कैलिडोफोरा, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, कैलेमाइडोमोनस, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन, एक कोशिकीय हरा सवाल इसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला प्रश्न का देखिए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आप लोग जूम कर लीजिएगा। भारत में बजटीय प्रक्रिया कार्यरत, आप लोगों को क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। भारत में बजटीय प्रक्रिया कार्यरत जो है, सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बजट बजट प्रक्रिया आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा वाक्य सही है बजट के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे अर्थव्यवस्था में कुल मांग, इंग्रेटिव डायमंड के स्तर को स्थिर करना, यानी अर्थव्यवस्था में जो है वो कुल मांग के स्तर को स्थिर करना, तो ये बिल्कुल ही सही है यहाँ पे, जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है, यानी बेरोजगारी ना हो, बेरोजगारी अधिक ना हो और विकास जो है वो धीमा होता है। बेरोजगारी अधिक नहीं होती है, लेकिन विकास क्या होता है, धीमा होता है, ऑप्शन ए में यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तियों को आय का वितरण करना, ठीक है। आय का वितरण करना ये नहीं कि पैसे दें, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो योजनाओं में पैसे लगते हैं उन्हें क्या करें, बजट, उन्हें जो है वो बजट में लाएं, ठीक है, उन्हें व्यक्तियों में बांटें। एक तरह से आय का वितरण ही योजना का लाभ, ठीक है, योजना का लाभ ही, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी हो गया। सी देखिए, नियमित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से नागरिकों से अपील करने का स्थायी वोटिंग योजना है, तो ये बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। यहाँ पे अपील नहीं कर सकते, ठीक है। बजट का मतलब होता है किसी पैसे या पैसे को संसाधनों में व्यवस्थित करने का तरीका, ठीक है, लगाया गया वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे नागरिकों का अपील यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, नागरिकों के अपील के लिए अस्थायी योजनाएं बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए धन आवंटित करना, यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें क्या है, जैसे विभिन्न सरकारी योजनाएं हो गए, सरकार की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों जैसे हो गए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रक्षा हो गया, के लिए बजट तय करती है, ठीक है, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है सी बिल्कुल ही करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है यहाँ पे और सी भी करेक्ट है, तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे सी नहीं करेक्ट होगा, ए बी और डी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोगों से क्या पूछा है, प्रमुख उद्देश्य पूछा है, सरकार के प्रमुख उद्देश्य, तो आप लोगों को बताना है महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए है और बी है, दो ही महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, डी वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और सी वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, सी वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विभिन्न उद्देश्य से पूछा है जो बहुत ही प्रमुख हो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है बजट प्रक्रिया में बहुत ही प्रमुख हो, वही आप लोगों को बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और अभी तक आपने रफ पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, ठीक है, रफ पेन लेकर बैठिए और साथ में नोट भी करते रहिए एक एक चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से थे।
भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से थे? चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उत्तराखंड के थे। ठीक है, ये भारत के क्या थे, प्रमुख निशानेबाज थे। ठीक है, प्रमुख निशानेबाज थे, याद रखिएगा, प्रमुख निशानेबाज थे ये। ठीक है, उन्होंने क्या किया था 2008 में, इन्होंने 2008 में इन्होंने बीजिंग में, ठीक है 2008 में बीजिंग में यानी चीन में, इन्होंने 10 मीटर राइफल से 10 मीटर राइफल से एयर राइफल से गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के बहुत ही अच्छे युवा प्रमुख निशानेबाज हैं। ठीक है, ठीक है, भारतीय निशानेबाज हैं। ठीक है, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, बीजिंग में 2008 में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अभी अभी कमेंट करके बताना है कि किसने 2020 में, यानी हाल ही में 2020 में टोक्यो में, टोक्यो में भाला फेंकने पर किसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, टोक्यो में भाला फेंकने पर किसने गोल्ड मेडल जीता। तो आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है, भाला फेंकने पर किसने गोल्ड मेडल जीता, जल्दी से कमेंट करो यहाँ पे। 2020 में टोक्यो में भाला फेंकने पर गोल्ड मेडल किसने जीता, जल्दी से कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, 26 नंबर प्रश्न। ये अब लोगों, ये हम लोगों का 25 प्रश्न हो गया था, तो ये मैं लेटेस्ट पैटर्न लेकर आया हूँ। ठीक है, ये अब का जो हुआ था एसएससी में, वो लेटेस्ट पैटर्न है यहाँ पे, लेटेस्ट पैटर्न है यहाँ पे। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी है, तो आप लोग जरूर बता पाएंगे। जल्दी जल्दी बताइए। तराइन के प्रथम विश्व युद्ध, तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो आप लोगों को तुरंत ही आंसर बता देना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी के तो इन्होंने हरा दिया था। ऑप्शन देखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं, सांगा, मेढक, बप्पा, रावल, ये सब होगा ही नहीं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुई थी, इनकी जीत हुई थी। ठीक है, इनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी, और मोहम्मद गौरी की यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, हार हुई थी। अब बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 14 जनवरी, 14 जनवरी यहाँ पे, और 1191 ईस्वी में। याद रखिए सन, याद रखिए 1191। ठीक है, 1191। ठीक है, याद रखिएगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 26 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। किस प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ा था? ठीक है, यानी प्रतिहार शासक जो थे उनको बताना है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक किसने खदेड़ा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है भोज जब, ऑप्शन बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी है राज्योपाल, ऑप्शन डी है वत्सराज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये प्रतिहार शासक थे। ठीक है, ये क्या थे, गुर्जर, गुर्जर जो प्रतिहार है उसी के संस्थापक थे, याद रखिएगा, उसी के क्या थे ये, संस्थापक थे, उसी के क्या थे ये, संस्थापक थे, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, अरब आक्रमणों, अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ा था। बाकी ये भोज जब नहीं, और ये राज्योपाल नहीं, और ये भी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है? ऑप्शन ए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष बोस, ऑप्शन बी है आजाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। पराक्रम दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस। तो ये कब हुआ था इनका जनवरी जयंती, 23 जनवरी को ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्योंकि ये जो थे वो क्या थे, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान है स्वतंत्रता में, यानी ठीक है फ्रीडम में। तो ये इनका पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इन्हीं से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे,
किस मौर्य शासक को अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? मौर्य शासक है वो, ठीक है। साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था किसने शुरू की? तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम बात करें किसके कहने पर किया था, तो इनके जो मंत्री थे यानी चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य जी थे, उन्हीं के बात की बातों पे इन्होंने माना था, ठीक है, और गुप्तचर रख लिया था, ठीक है। ये मंत्री थे, याद रखिएगा। इन्होंने ही कहा था कि राजा जी चंद्रगुप्त मौर्य जी एक सेना को मतलब गुप्तचर बना दीजिए, ताकि जो राज्य में जितनी भी सूचनाएं हों वो राजा को सूचित कर सकें, ठीक है। गुप्तचर यानी गुप्त जो बातें होती हैं उसकी सूचना राजा को सूचित कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे, ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। वो 29 नंबर प्रश्न था। नंबरिंग में गलती हो सकती है, आप लोग याद रखिएगा, नंबरिंग में मत जाइएगा। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन थे टोटल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस पाल शासक को विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? ठीक है, किस पाल शासक को विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है महिपाल, ऑप्शन सी है गोपाला, ऑप्शन डी है देवपाल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। याद रखिएगा धर्मपाल जो है वो पाल वंश के शासक थे, ठीक है। पाल वंश के यहाँ पे शासक हैं, लिखा भी है, पाल वंश के शासक थे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, धर्मपाल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, तो हम लोगों का प्रश्न इतना ही था, ठीक है, हम लोगों का प्रश्न इतना ही था। तो ये हम लोगों का आज जीके जीएस का पूरा टोटल कंप्लीट हो गया 3 पार्ट में, ठीक है। 25 क्वेश्चन ही था, लेकिन मैंने 30 क्वेश्चन ला दिए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों का टोटल तैयार हो गया। अब हम लोग कल से इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, इंग्लिश पीवाईक्यू करेंगे कि इंग्लिश में कैसे पीवाईक्यू आते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जीके जीएस छोड़ के पीवाईक्यू किसका करेंगे, इंग्लिश का, ठीक है। तो हम लोगों का इतना ही था। धन्यवाद आप सभी का, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं वीडियो ख़त्म होते ही आप लोगों का नाम कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। जिन्होंने कमेंट किया है उनका मैं कमेंट कर दूंगा, और जो लास्ट तक बने हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो क्लास को ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, अगर आप लोगों ने, ठीक है। तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को वो धन्यवाद दे सकें कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई। और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का किस में होगा, इंग्लिश पीवाईक्यू से होगा, ठीक है, इंग्लिश पीवाईक्यू से होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, मतलब अगला चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को उत्तर करेक्ट बताना है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप लोगों को उत्तर करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है प्रश्न यहाँ पे, कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन ले लीजिए दमन और दीव, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है, और आप लोगों को बताना है ये भी कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट करके बताओ इसका आंसर, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताना वीडियो खत्म होते ही, ठीक है, जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन